दूसरे इस पर जाते हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार JNU से रिटायर हुए और ही इज़ पीपल्स इकोनॉमिस्ट। उनको ऑनलाइन मिलने वाले हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अरे जरा चालू करिए ऑनलाइन। अरुण कुमार जी, धन्यवाद। और मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आ नहीं पाया वहाँ पे। लंबी चर्चा आप लोगों की अच्छी चल रही है, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। तो मैं रोजगार की बात पे अपनी बात और इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति, ये कोई प्राकृतिक नहीं है, ये कोई नेचुरल नहीं है। ये निर्भर करते हैं कि आज का हमारा मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम किस प्रकार का है, उसके आधार पे ये तीनों चीजें होती है। और वो अर्थव्यवस्था वो अपने नियत बांध लेता है कि किसको कितनी आमदनी होगी। तो ये जो अर्थव्यवस्था चलती है वो एक डेवलपमेंट पैराडाइम के तौर पे चलती है, और ये डेवलपमेंट पैराडाइम निर्धारित करता है कि किसको कितना मिलेगा। तो जो सत्ता पक्ष होता है वो अपना डेवलपमेंट पैराडाइम इस तरह से बनाता है जिससे कि उसको फायदा पहुंचे, बाकी को फायदा पहुंचे या ना पहुंचे। और इसीलिए कोई भी बदलाव को वो ये नहीं चाहता, वो रेजिस्ट करता है कि चेंज ना हो। तो डेवलपमेंट पैराडाइम को अगर बदलना है तो उसके लिए हमें बड़ी मूवमेंट चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष जो है उसको जब तक हटाया नहीं जाएगा या उसको बदला नहीं जाएगा तब तक वो बदलाव नहीं आएगा। तो पैराडाइम चेंज तभी आएगा जबकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो दूसरे तरह के होंगे, और तभी गरीबी है और बेरोजगारी है वो तभी समाज से जाएगी। तो आज जो हमारा जो बेरोजगारी है और जो इन्फ्लेशन है उसी की वजह से गरीबी भी है। तो इसलिए जो रोजगार है वो पैदा करना बहुत जरूरी है, और जो इन्फ्लेशन तेज है, हमारा जो मुद्रास्फीति तेज है, इनको जब तक काबू में नहीं लाएंगे तब तक गरीबी भी देश में बढ़ी रहेगी। और ये भी देखा गया है कि जब काफी बेरोजगारी रहती है तो उससे समाज में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सबको रोजगार चाहिए, सब उस पर एजिटेट करते हैं कि उनको रोजगार चाहिए, तो इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट जो है समाज में वो भी बढ़ जाता है। तो समाज में कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए भी रोजगार पैदा करना बहुत जरूरी है। तो जो हमारा जो देश बचाओ अभियान था उसने 2022 में एक कमीशन सेटअप किया था, जिसमें कि कई लोग थे, प्रशांत भूषण भी थे, ऋतु दीवान भी थी, हम भी थे। तो हम लोगों ने ये बताया कि जो गरीब आदमी है वो काम के बाहर नहीं रह सकता, क्योंकि उसको आमदनी चाहिए, नहीं तो वो भूखे मर जाएगा। तो हम लोगों ने बताया कि जो बेरोजगारी है वो 4 तरह की है, और इसको हमको ये 4 तरह की गरीबी है, इसका समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा। तो एक तो सीधे सीधे वो है जो काम ढूंढ रहा है लेकिन जिसको काम नहीं मिल रहा है। दूसरा वो है जो काम पे जाता है लेकिन वहां पे पूरा काम नहीं है। और हमारे देश में जो परिभाषा है बेरोजगारी की, कि अगर आपको हफ्ते में 1 घंटे का काम मिल गया तो आपके पास रोजगार है, जबकि ये एक्चुअली अंडर एम्प्लॉयड है। और यहाँ पे जो आमदनी आएगी या जो इनकम होगी वो पर्याप्त नहीं होगी। तीसरी जो चीज है वो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी खेत पे, दुकान पे लोग जाते हैं लेकिन उनका उत्पादन में योगदान नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, हमारे कृषि में है, हमारे ट्रेड सेक्टर में है, और भी सर्विसेज में है, जहाँ पे लोग जाते हैं, वो अपना 10 घंटे 12 घंटे लगाते हैं, लेकिन उन लोग काम बहुत कम होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है। और फिर चौथा वो है जिन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया, वो मुफ्त में काम करते हैं, घर पे काम करते हैं और जगह काम करते हैं। और इसका अगर आप देखें तो जो ILO की परिभाषा है उसके हिसाब से हमारे देश में 43% ही लोग हैं जो 15 से 64 साल के, जिनके पास कुछ काम है, और बाकी जो है उनके पास काम नहीं है। अगर इसकी तुलना हम करें चीन से, ब्राजील से, अमेरिका से, जो और बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, तो हम पाते हैं कि वहां पे 65 से 70% लोग उस उम्र के हैं जो काम पे हैं। हमारे यहाँ 45-46% ही हैं। तो इसलिए बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो काम ढूंढना ही बंद कर दिया है, वो कहीं फ्री लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे देश में 140 करोड़ के देश में
करीब 33 करोड़ लोग हैं जिनके पास कोई काम है ढंग का, और 28.6 करोड़ लोग हैं जिनके पास ढंग का काम नहीं है या बिल्कुल काम नहीं है। तो इसलिए हमें काम जो बनाना है या काम देना है लोगों को, वो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये तो बैकलॉग है, ये तो कितना मतलब अभी की समस्या है। लेकिन हम लोगों ने ये भी आंका कि हर साल कितने यंग लोग हैं जो जॉब मार्केट में आते हैं, तो देखा कि 27 मिलियन जो हैं वो हर साल 15 साल की उम्र के ऊपर के हैं जो कि जॉब मार्केट में आते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने किया क्या, हमने देखा कि जो 15 साल की उम्र के हैं, यानी 2022 में जो 2007 में पैदा हुए वो ज्वाइन करेंगे, फिर 2005 में वो इंटरमीडिएट करके वो ज्वाइन करेंगे, फिर उसके 3 साल और पहले अगर आप जाएं तो 2002 में जो पैदा हुए वो अपना बीए करके या बीएससी करके जो काम के आएंगे, फिर उसके और 2 साल पहले गए तो जो एमए एमएससी करके या हायर डिग्री करके आएंगे, तो 2000 में जो पैदा हुए, तो इन सब की संख्या मिला के 2.7 करोड़ हुए। अब इसमें से हमने 25% कम कर दिया क्योंकि महिलाएं जो हैं वो किसी वजह से काम पे नहीं जा पाती हैं, तो भी 2.4 करोड़ पोटेंशियल वर्कर हमारे हैं जो हर साल काम पे आएंगे। यानी कि जो हमारा बैकलॉग है वो 22.5 करोड़ का और 2.4 करोड़ हर साल। यानी कि हमें अगर काम देना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे 6-7 करोड़ लोगों को काम हम दें हर साल। सरकार जो है वो डिनायल में है। सरकार बात करती है 50 लाख 80 लाख काम हर साल की, तो ये जो समस्या है वो हल नहीं होगी, क्योंकि जो आज की सरकार है उसके सामने ये एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि वो रोजगार पैदा करे। अभी जो बजट में उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे और यूथ को जो रोजगार देंगे, वो जो 2 लाख करोड़ है वो 5 साल में खर्च होगा, और जो हर साल जो खर्च होगा, जो इस साल का एलोकेशन वो पर्याप्त नहीं होगा कि हम इतने काम पैदा कर सकें। और फिर भी जो वो काम की बात कर रहे हैं, जो 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके, वो संगठित क्षेत्र में काम होगा जहाँ पे कि काम बहुत कम पैदा होता है। तो इसके पीछे हमें बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा। और एक ये मेरा मानना है कि मैक्रो में सिचुएशन है, तो माइक्रो में हम लोग सिचुएशन को ज्यादातर देखते हैं और मैक्रो सिचुएशन को हम नहीं देख पाते हैं। तो मैक्रो में अगर इसका हल नहीं निकलता है तो माइक्रो में भी हल नहीं निकल पाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि किसानों की अलग समस्या है, असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स की अलग समस्या है जो माइक्रो सेक्टर में काम कर रहे हैं, ट्राइबल्स की अलग समस्या है। तो इनकी जो मूवमेंट तो होनी चाहिए, लेकिन एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखते हुए कि ओवरऑल स्थिति क्या है उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। सरकार हमें और भी भटकाती है। सरकार कहती है कि हम अपना जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बढ़ा देंगे, और रेट ऑफ ग्रोथ कैसे बढ़ाएंगे, वो पर्यावरण है और जो बाकी और परेशानियां हैं उसका ध्यान बिना दिए वो अपना जो बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि जब पहले हम ग्रोथ कर लें उसके बाद हम जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मेरा मानना है कि ये प्रो बिजनेस पॉलिसी है कि हम ग्रोथ करें, क्योंकि ग्रोथ होने से काम पैदा नहीं होता अगर हम सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करें और डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान न रखें। तो हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में ये सारी चीजों पे जिक्र किया है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे जो बेरोजगारी को बढ़ाते हैं, या क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रोजगार सफिशिएंट मात्रा में पैदा नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें रखी हैं कि जो हमारी टॉप डाउन अप्रोच रही है नीतियों की, उसकी वजह से ऊपर जो संगठित क्षेत्र है उसमें डेवलपमेंट हुआ, वहां पे रोजगार पैदा हुआ, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है वो मार्जिन पे रहा। और जो संगठित क्षेत्र है उसमें जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उससे रोजगार बहुत कम पैदा होता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 1992-93 में हम लोगों ने जब ऑल्टरनेट बजट बनाया था तब भी संगठित क्षेत्र में 6% लोग काम करते थे और आज भी 6% लोग काम करते हैं। तो यानी कि इतना 30 साल का इन्वेस्टमेंट हो गया है, लेकिन जो जॉब क्रिएशन है वो अभी नहीं हुआ। इसके पीछे एक और वजह रही है कि हमारी जो नीतियां हैं उसमें हम इन्वेस्टमेंट को टारगेट करते हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट को नहीं टारगेट करते। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक रेजिडुअल हो जाता है कि जितना भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है इन्वेस्टमेंट करने पे वो हो रहा है, लेकिन सबको काम मिलेगा ये बात नहीं आती है। फिर हमारे देश में जो पब्लिक गुड्स हैं जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो बहुत कमजोर है।
ये कमजोरी की वजह से जो हमारे जो छात्र हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनकी सही एजुकेशन और हेल्थ नहीं होने से वो अपने लिए काम भी जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो वीक सोशल सिचुएशन अपने आप में दो तरफा मार करती है। एक तो जो शिक्षा और स्वास्थ्य में काफी बेरोजगार पैदा होता है, वो कमजोर होने से रोजगार कम पैदा हो रहा है, और जो हमारे छात्र निकल के आ रहे हैं वो अपने आप को काम नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ी समस्या है हमारे सामने कि जो बजट है उसमें हमारे जो एजुकेशन और हेल्थ है उसके प्रावधान नहीं होते हैं ठीक से, और जो होता भी है तो करप्शन से बहुत बड़े लेवल पे वहां तक पैसा नहीं पहुंचता है। फिर जो मैंने बताया कि हमारे यहाँ संघर्ष क्षेत्र तो बढ़ रहा है लेकिन असंघर्ष क्षेत्र गिरावट पे है, तो इससे जो गैर बराबरी है, जो इनइक्वालिटी है, वो बढ़ती चली जा रही है। और जब इनइक्वालिटी बढ़ती है तो उससे मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, तो जब मार्केट में डिमांड कम हो जाती है तो उससे जो हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो फिर कमजोर पड़ जाता है। तो इसके पीछे जो हमारी जो सोच है उसके पीछे हमें सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार का बाजारीकरण हमारे देश में हो रहा है, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और कैसे काले धन की अर्थव्यवस्था है उसका असर हमारे बेरोजगारी पे पड़ रहा है। और फिर अगर आप देखें तो हमारे जो अर्थव्यवस्था में पिछले सालों में नोटबंदी के समय से असंगठित क्षेत्र को बड़े झटके लगे हैं। असंगठित क्षेत्र जहाँ पे 94% लोग काम करते हैं, वहीं पे ये जो झटके लगे हैं, पहले नोटबंदी का झटका लगा, उसके बाद फिर जीएसटी का झटका लगा, उसके अगले साल जो एनबीएफसी का क्राइसिस आया जिससे कि लोन मिलना कम हो गया, उसका क्राइसिस आया, और फिर पैंडेमिक का क्राइसिस आया। तो एक के बाद एक 4 बड़े झटके लगे 2016 के बाद, जिससे हमारा असंगठित क्षेत्र है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। और वहां पे क्योंकि 94% लोग काम करते हैं, तो वो जो 94% लोग काम करते हैं वहीं पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। और ये बेरोजगारी जो है इसके कई आयाम है। एक तो जेंडर जस्टिस इसमें नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी है तो महिलाओं के बीच में बढ़ी है, कास्ट फैक्टर है, इसमें कम्युनिटी फैक्टर है, रीजनल डायमेंशन है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे जो बेरोजगारी की समस्या के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन सब का हमें ध्यान देना पड़ेगा। पर सबसे पहले जब बेरोजगारी कम होगी तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं, जो सेपरेट फैक्टर्स हैं, उनमें भी असर पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा ये मानना है, अपनी रिपोर्ट में जो हम लोगों ने लिखा है कि हमारी जो नीतियां हैं वो डेवलपमेंट पैराडाइम सही नहीं है। डेवलपमेंट पैराडाइम जो टॉप डाउन अप्रोच रहा है, उसी की वजह से हमारी नीतियां अर्बन सेंट्रिक और प्रो इंडस्ट्री पॉलिसी नहीं है, वो भी प्रो जो लार्ज स्केल सेक्टर है। और अभी भी अगर आप देखें तो जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो जो बड़े बड़े हाईवे, जो बड़े बड़े रेलवे के प्रोजेक्ट, फ्रेट कॉरिडोर वगैरह की बात है, तो वो चाहते हैं कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो हमारे गांव तक पेनिट्रेट कर जाए, वो इंटीरियर एरियाज में भी पेनिट्रेट कर जाए, जिससे कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है उनको फायदा पहुंचे। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है, जिसपे सरकार कहती है कि रोजगार पैदा होगा, लेकिन वहां पे भी रोजगार बहुत कम पैदा होगा, क्योंकि जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव होता है। अगर आप देखें तो पहले सड़कों पे सैकड़ों लोग काम करते दिखते थे, अब जब सड़क बनती है तो वहां पे 10 लोग काम करते दिखते हैं, बड़े बड़े बुलडोजर, बड़ी क्रेन और इन सब की मदद से। यहाँ तक कि हमारे कृषि में भी अब रोजगार ज्यादा पैदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वहां पे भी बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन हो रहा है पिछले 30 सालों में। वहां पे भी ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, पोटैटो डिगिंग मशीन, थ्रेशर वगैरह सब आ गए हैं, तो वहां पे भी नहीं हो पा रहा है। और हमारे जो फोकस है वो शहरीकरण पे है, पर शहरीकरण बहुत महंगा होता है। अगर आपको एक स्कूल बनाना है एक शहर में तो 15-20 करोड़ रुपया दिल्ली में लग जाएगा, इतने में आप गांव में लगाएंगे तो 20 स्कूल बन जाएंगे। तो मेरा मानना है कि जो रिसोर्सेज हैं वो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्री ने प्रियम कर दिए हैं जो रूरल एरियाज हैं और जो एग्रीकल्चर है और जो हमारा माइक्रो सेक्टर है उससे। तो जहाँ पे नौकरी पैदा हो सकती है, जहाँ पे काम मिल सकता है, वहां पे ही हमारे रिसोर्सेज कम जा रहे हैं। और जहाँ पे कि हमारा ये जनरेशन एम्प्लॉयमेंट का कम होगा, वहां पे ये रिसोर्सेज ज्यादा जा रहे हैं। इसके पीछे एक और चीज जो जुड़ी हुई है वो है लॉस ऑफ सॉवरेनिटी। हमारी नीतियां बहुत बड़े लेवल पे आज वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO वगैरह डिक्टेट करते हैं। तो वो डिक्टेट करते हैं जिससे कि जो उन्नत देश हैं, जो एडवांस कंट्रीज हैं, उनको फायदा मिले। तो हमारी सॉवरेनिटी ट्रंकेट हो गई है। तो इसलिए हमारे बजट में जब बात होती है तो वो बात होती है प्रो बिजनेस
और अर्बन सेंट्रिक और प्रो इंडस्ट्री, तो वही मल्टीनेशनल्स को चाहिए। तो मल्टीनेशनल जो है वो पॉलिसीज को डिक्टेट करते हैं वर्ल्ड बैंक, IMF और इन सारी जो गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन हैं वहां से। और ये तो वर्ल्ड बैंक को भी लग गया था कि ये जो नीतियां हैं, ये जो गैर बराबरी क्रिएट करती हैं, इन नीतियों से बड़े लेवल पे समस्या बढ़ेगी। तो इसलिए 1980s के दशक में ही उन्होंने सेफ्टी नेट के प्रावधान की बात की थी कि जो आम जनता है वो गरीब हो जाएगी, इससे इनइक्वालिटी और बढ़ेगी, तो सेफ्टी नेट की जरूरत है। और हमारे देश में भी हमने 2005 के बाद सेफ्टी नेट के प्रोविजन किए, जहां पे राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन और राइट टू एम्प्लॉयमेंट वगैरह की बात की, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आई वगैरह। लेकिन ये भी एक समस्या का समाधान नहीं था, इसलिए 2015 से यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कही जा रही है। लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम है वो कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है। तो कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल है कि यू पे फॉर वर्क डन, यू डोंट पे फॉर वर्क नॉट डन। तो अगर आप पैसा हाथ में मुफ्त में दे रहे हैं तो वो कैपिटलिज्म के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि उसके साथ कोई काम नहीं जुड़ा हुआ है। और इसके मैंने इसको अपोज किया है, क्योंकि जो वर्कर है उसको डिग्निटी चाहिए, उसको काम मिलता है तभी उसको डिग्निटी आती है। तो ये जो सेफ्टी नेट प्रोविजन या जो UBI है, जो बाहर से बात की जा रही है कि आप नई आर्थिक नीतियों की तरफ चलते रहिए, लेकिन सेफ्टी नेट कर दीजिए या यूनिवर्सल बेसिक इनकम कर दीजिए, ये हमारे जो गरीब लोग हैं इनके लिए समाधान नहीं है, क्योंकि इससे रोजगार पैदा नहीं होगा। तो हमें इस समय जो ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार की नीतियां हमारे देश में हमारे गरीबों के लिए जरूरी है। तो इसके लिए जो हमारी लॉस ऑफ सॉवरेनिटी है, ये जो वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह से डिक्टेट आती है, उनकी कंडीशनैलिटीज आती हैं, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी तरफ से डिक्टेट आती हैं, तो हम जो गरीब आदमी हैं उनके लिए नीतियां वो नहीं बना पाते जो उनको चाहिए, जिससे कि रोजगार पैदा हो। तो हमने जो हमारा जो असंगठित क्षेत्र है, जिसको इतने झटके लगे हैं, जहां 94% लोग काम करते हैं, उसको एक तरह से इनविजिबलाइज कर दिया है। जो हमारे GDP का आंकड़े आते हैं उसमें असंगठित क्षेत्र के आंकड़े नहीं आते हैं क्वार्टरली डेटा में, और जो एनुअल डेटा है उसमें भी बहुत कम आते हैं। तो इसलिए हमारे डेटा में वो दिखता नहीं है, और इसीलिए हमने पॉलिसी में भी असंगठित क्षेत्र को एक तरह से इनविजिबलाइज कर दिया है। हमको जो नीतियां बनानी चाहिए असंगठित क्षेत्र के लिए कि जहां पे रोजगार पैदा हो, वो नीतियां हम नहीं बना रहे हैं। तो इसलिए जो इनविजिबलाइजेशन है वो हमारे बजट में भी दिखता है, वो हमारी नीतियों में भी दिखता है, और जो हमारा जो बिजनेस क्लास है और जो हमारा अपर मिडिल क्लास और रिच है, उसको फायदा पहुंचाया जाता है जब हम बड़ा असंगठित क्षेत्र रखते हैं। क्योंकि असंगठित क्षेत्र एक तरह से रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है, जो लेबर को कमजोर कर देता है। क्योंकि आप अगर संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपका काम छूट जाता है तो आप असंगठित क्षेत्र में चले जाते हैं, और असंगठित क्षेत्र में जो आपको आमदनी मिलेगी या जो पैसा मिलेगा वो संगठित क्षेत्र के कंपैरिजन में 10 या 20% ही होता है। तो इसलिए जो वर्कर है वो कमजोर पड़ जाता है। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है, वो चाहे किसान हो, वो चाहे माइक्रो सेक्टर में काम करने वाला हो, उसकी जो आमदनी है, उसकी तनख्वाह है, वो गरीबी की रेखा के आसपास होती है। अभी सरकार ने ई-श्रम पोर्टल सेटअप किया, जिसमें करीब 30 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया है, प्रधानमंत्री जी ने बताया, और उसमें से 94% कहते हैं कि हम 10,000 रुपए से कम कमाते हैं। तो अगर आप ये वर्ल्ड बैंक की जो आज की पॉवर्टी लाइन है $2.15 प्रति व्यक्ति प्रति दिन, अगर उसके हिसाब से चले तो 90% लोग हमारे देश में गरीब हैं। और ये जो उनकी जो आमदनी है वो कम इसलिए रहती है क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और ये हमारे बजट में भी दिखता है कि बजट में अगर आप देखें तो जो भी स्कीम्स हैं जहाँ पे कि असंगठित क्षेत्र है, जहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वही जाती। और जैसे कि हमें आप रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का प्रावधान देखें, इस बजट में जो 80,000 करोड़ रुपए है, पिछले साल भी 80,000 करोड़ रुपए था। तो अगर आप देखें तो उसके 2 साल पहले वो 98,000 करोड़ था, उसके पहले वो 1,10,000 करोड़ रुपए था। तो एक तरह से रियल टर्म में भी कटौती हुई है और नॉमिनल टर्म में भी कटौती हुई है। और RBI तो हमें बताता ही है कि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसमें 45 से 55 दिन का ही काम मिल रहा है पिछले कुछ सालों से, यानी जो 100 दिन का काम मिलना चाहिए वो 100 दिन का काम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए बजट में भी अगर आप देखें तो जो कैपिटल इंटेंसिव क्षेत्र है उनके लिए प्रावधान किया जाता है और बढ़ा भी दिया जाता है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं वहां पे कटौती हो जाती है। ये हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी और क्षेत्रों में भी ये दिखता है। तो ये सोचना पड़ेगा कि आज की जो सत्ता
पार्टी है उसकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है। तो मेरा मानना है उसकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एक ट्विन स्ट्रैटेजी है कि एक तरफ बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े कंग्लोमरेट से उनको फायदा पहुंचाया जाए, अडानी है, अंबानी है, टाटा है इनको, और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को गरीब रखा जाए जिससे कि वहां से आपको वोट मिलता रहे। तो हम लोगों ने अपने रिपोर्ट में दिखाया है कि जो हमारा जो असमेरी क्षेत्र है उसको नोटबंदी के बाद से हर साल 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि उनको ये बड़े बड़े झटके लगे हैं। और जो उनको बजट से दिया गया है वो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। तो यानी कि 8 साल में ये जो असमेरी क्षेत्र है इसको करीब 80 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और जो इनके हाथ में आया है वो ज्यादा से ज्यादा 25 लाख करोड़ ही आया है। पर होता क्या है कि जो गरीब आदमी है उसको ये दिखता है कि आज ये पैसा मिल रहा है तो उससे खुश रहता है, लेकिन क्या उसके जो नुकसान हुआ है वो जो नुकसान है वो उसको दिखता नहीं है। एक चीज और जो इसमें जोड़ना जरूरी है वो है कि हमारे देश में एक राइटवर्ड ड्रिफ्ट हुआ है मिड 1970s के बाद से, जब से इमरजेंसी लागू हुई है। तो हर लेवल पे अगर आप देखें तो राइटवर्ड ड्रिफ्ट सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हुआ, और इसमें जो बाजारीकरण है उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि हम सब एक तरह से कंज्यूमरिज्म के दौर में चल रहे हैं, और कंज्यूमरिज्म के दौर में हम ये देखते हैं कि आज हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, और उससे जो असली मुद्दे हैं उससे हमारा ध्यान भटक जाता है। और फाइनली जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये कि सरकार कहते हैं या जो लोग जो प्रो बिजनेस वो कहते हैं कि हमारे देश में साधनों की कमी है। हम लोगों ने ऑल्टरनेट बजट में 93, 94 में और 94, 95 में बताया था, और अभी अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि हमारे देश में जो आम आदमी है उसके लिए जो साधन चाहिए उसकी कमी नहीं है। अगर साधनों की कमी है तो अमीर के कंजम्पशन की जो कमी है। तो इसलिए हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि ये जब जनता में ये बात फैलाई जाती है कि देश गरीब है, देश के पास साधन नहीं है, लेकिन जो ऑल्टरनेटिव है जो हम जिससे जो काम पैदा कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं अगर हम अपना डेवलपमेंट पैराडाइम बदलें। तो मेरा मानना है कि जो हमें जो बेरोजगारी की समस्या है उसको मैक्रो लॉन्ग टर्म इशू में देखना चाहिए, और जो समस्या साल दर साल चलती रहती है, अगर आप सन 80 के दशक में देखें तो उस समय भी राइट टू वर्क की बात काफी तेज थी, चंद्रशेखर जी, सुरेंद्र मोहन जी इन सब ने सेमिनार वगैरह किए थे, तब से समस्या चली आ रही है। तो इसके लॉन्ग टर्म इश्यूज जो हैं जैसे टेक्नोलॉजी है, जो जिस तरह की सरकार की नीतियां हैं, टॉप डाउन ट्रिकल डाउन पॉलिसी हैं, इन सब की तरफ ध्यान हम नहीं देंगे तो बदलाव नहीं आएगा। तो हमें आज जो नीतियां हैं, जो लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं, उसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हुए करना पड़ेगा, तभी जाके कोई बदलाव आएगा। उसके लिए जो हमारे असगरी क्षेत्र में लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको हमें ये बातें बतानी पड़ेंगी, उनको समझाना पड़ेगा कि उनकी समस्या का हल तभी निकलेगा जब ओवरऑल पॉलिसीज में बदलाव आएगा, डेवलपमेंट पैराडाइम में बदलाव आएगा, और उसके लिए मूवमेंट चाहिए। तो जो ऑल्टरनेटिव की बात है वो एक पॉजिटिव सम गेम है, न कि नेगेटिव सम गेम है। तो अगर हम बेरोजगारी खत्म करेंगे तो एक सिविलाइज्ड और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण जी, एक बहुत ही लूसिड और स्कॉलरली और लेकिन बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने पूरी इकोनॉमिक्स आपने समझा दी। अरुण जी, एक आपके लिए ही सवाल है कि शेयर मार्केट के बारे में सरकारी कैसी हो और जनता का दृष्टिकोण कैसा। क्षितिज जी ने ये सवाल पूछा, तो आप ब्रीफ में। और दूसरा क्वेश्चन है, ये आपने जो कहा अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, इसके खिलाफ यूथ प्रोटेस्ट करते हुए दिखते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियसली यहाँ वहाँ जब भी कोई यूपीएससी का ऐसा स्कैंडल ब्रेकआउट होता है, रेलवेज का आता है, तब प्रोटेस्ट होता है, लेकिन इट इज नॉट बीइंग सस्टेन्ड एज अ मूवमेंट, यूथ मूवमेंट। सो हैव यू थॉट अबाउट इट, एंड इफ देयर आर एनी वेज इन विच द एक्टिविस्ट सेक्शन कैन बिल्ड अ सस्टेन्ड यूथ मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड वन इज, यूथ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही नहीं, इनसिक्योर जॉब्स के वजह से भी बहुत परेशान है, जो सिक्योरिटी नहीं है जॉब्स में। तो इस नैरेटिव को कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ के मूवमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे इसको ला सकते हैं अंदर? हाँ जी, अरुण जी आपने सुना सवाल? सुनी आवाज आई नहीं, आवाज आई नहीं। हाँ, सवाल एक ये है कि शेयर मार्केट के बारे में क्या नीति होनी चाहिए,
और जनता का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो है इसमें इस मूवमेंट में हम कैसे जुड़ सकते हैं, ये इन्होंने बताया। दूसरा मलिगे का जो सवाल था, जो खुद उन्होंने पढ़ के सुनाया, 2 सवाल सुन रहे हैं? हेलो, हाँ जी, शेयर मार्केट का सुनाई पड़ गया। हाँ। तो वो शेयर मार्केट में बताता हूँ, और दूसरा सवाल कुछ बेरोजगारी पे था, वो हाँ, बेरोजगारी का, और मैं शेयर मार्केट का पहले जवाब दे देता हूँ। हाँ, शेयर मार्केट में करीब इस समय 9 करोड़ या 10 करोड़ लोग जो डीमैट अकाउंट चलाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो 0.1% है पॉपुलेशन का, वो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, और जो सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट है वो 1 से 2% ही जनता का होता है। बाकियों का जो इन्वेस्टमेंट होता है शेयर मार्केट में बहुत कम होता है। तो शेयर मार्केट का जो बढ़त होता है उसको कंट्रोल किया जाता है 0.1% जो हमारे जो ऊपर के लोग हैं जो बिजनेस वगैरह में हैं। तो इसलिए शेयर मार्केट से जो लाभ होता है वो लाभ जाता है बड़े बड़े जो हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो ओनर्स हैं बड़े बड़े बिजनेसेस के। और आम जनता को उसका नुकसान ये होता है कि जो एक वेल्थ इफेक्ट होता है, तो जो अमीर आदमी है उनके खपत तो बढ़ती है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसको इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है ये शेयर मार्केट में बढ़त के चलते हुए। तो इसके जो मार है वो एक तरह से हमारी जो इनइक्वालिटी है देश में, जो गैर बराबरी है, उसको और बढ़ा देता है। तो जो हमारे यहाँ जो बिलियनर्स हैं, बिलियनर्स की जो संपत्ति नापी जाती है वो ज्यादातर शेयर मार्केट के दाम के आधार पर नापी जाती है। तो इसलिए जो बिलियनर्स की संख्या बढ़ रही है वो शेयर मार्केट में तेजी से जो बढ़त हुई है उसकी वजह से बढ़ी हुई है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उनका एक बड़ा रोल होता है। और क्योंकि इस समय हमारे शेयर मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं तो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड वगैरह के जरिए, वो बैंक में पैसा नहीं डाल रहे हैं। और इसका असर ये होता है कि जो बैंकों से पैसा हमारे छोटे बिजनेसेस वगैरह को जाता था वो कम हो गया है। और ये आप देखिए कि अगर शेयर मार्केट में 3 महीने में 20% का लाभ हो जाता है तो फिर हम नई इंडस्ट्री में क्यों पैसा लगाएंगे। तो जो स्पेकुलेशन हो रहा है जो शेयर मार्केट में, उसकी वजह से जो रियल इंडस्ट्री है और जो एग्रीकल्चर है वहां पे पैसा कम जा रहा है, उनको उससे नुकसान होता है, वहां पे प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। तो इसका एक दोहरी मार है, एक तरफ डिमांड शिफ्ट कर रही है संगठित क्षेत्र में, और दूसरी तरफ जो कैपिटल उपलब्ध होना चाहिए कृषि में या हमारे छोटे बिजनेसेस वगैरह में, वो कम हो गया है। तो ये जो दोहरी मार है, इससे संगठित क्षेत्र तो बढ़ रहा है लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है वो गिरावट पे है। और इसी का असर फिर हमारी बेरोजगारी पे पड़ता है, क्योंकि संगठित क्षेत्र में काम पैदा नहीं होता है, वहां पे ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से वो और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो इसमें जो असंगठित क्षेत्र है जहाँ पे जो रोजगार पैदा होना चाहिए वो नहीं होता है। तो इसका जो शेयर मार्केट में हो रहा है इसका असर इन्फ्लेशन पे भी है, एम्प्लॉयमेंट पे भी है, और हमारे देश की जो इनइक्वालिटी की बढ़त है